हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास ऑन बायोलॉजी मंत्रा विद प्रिया पाठक। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एंजियोस्पर्म्स की स्पेशलिटी मतलब फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, जिसकी प्रेजेंस की वजह से ही हम एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर, जो कि एंड्रोशियम। The unit of androecium is called stamen. stamen को माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। प्लांट्स में आपने 4 होल्स पढ़े थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो आज के लेक्चर में हम एंड्रोशियम की बात करेंगे। और एंड्रोशियम जो है वो एक कलेक्शन होता है स्टेमन्स का। स्टेमन्स में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो फर्स्टली बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट एक लॉन्ग थिन सिलेंडर स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एंथर को और स्टेमन को जनरली थैलेमस से अटैच करने का काम करता है। सो द सिंपल वर्क ऑफ फिलामेंट इज टू अटैच द स्टेमन टू द थैलेमस। और एक और चीज के बारे में याद रखना, दैट इज अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब है ये फ्रीली स्विम कर सकता है, फ्रीली मूव करता है, सो दैट एंथर से जब आगे हम डिसेंस की बात करेंगे तो डिसेंस के टाइम पे पॉलन ग्रेन्स का जो लिबरेशन है वो बहुत इजीली हो सके। और सीरियल्स में मतलब कि फैमिली पोएसी के प्लांट्स में लाइक वीट, ये ज़्यादा वर्सेटाइल होता है और फ्रीली स्विम कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टिव। कनेक्टिव के लिए बच्चों एक चीज याद रखना, दैट इट इज अ स्टेराइल टिश्यू। कनेक्टिव इज द स्टेराइल टिश्यू। जस्ट मेक श्योर कि ये चीज आपको याद रहे, आप इसको नोट भी कर लो। ये एंथर के लिए वेस्कुलर सप्लाई को कंडक्ट करने का वर्क करता है। मतलब स्टार्क और फिलामेंट से होते हुए जो वेस्कुलर सप्लाई आ रही है एंथर तक, उसको एंथर में सप्लाई करने का काम कनेक्टिव का ही होता है। नाउ द एंथर। एंथर इज सॉलिड टर्मिनल स्ट्रक्चर। ऊपर की तरफ आपने कभी भी किसी भी प्लांट का स्टेमन देखा होगा। स्टेमन में ऊपर की तरफ एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, नीचे एक फिलामेंट, थ्रेड लाइक फिलामेंट लगा रहता है और उसके ऊपर एक जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथर। एंथर बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको डायथीकस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो टोटली इसमें 4 स्पोरेंजिया हो गई चारों कॉर्नर्स पर। सो इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। सो द स्पेशलिटी ऑफ एंथर इज इट इज बायलोब्ड, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। जनरली यही कंडीशंस होती हैं ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में, बट कुछ एंजियोस्पर्म फैमिली ऐसी भी हैं लाइक मालवेसी, हिबिस्कस की फैमिली, जिसमें बायलोब्ड नहीं होता है एंथर। नेक्स्ट थिंग इज, जो एंथर होता है उसमें 4 स्पोरेंजिया के साथ साथ एंथर की वॉल भी होती है, जो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर फिगर दिख रहा होगा, तो ये चारों वॉल्स के नाम होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। सो द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सिंगल सेल थिक होती है ये, और एक कंटिन्यू लेयर के फॉर्म में होती है। पर एक चीज जो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, दैट इज कि ये आर्किस्पोरियल ओरिजिन की नहीं होती है। मीन्स एपिडर्मिस इज नॉट आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। आर्किस्पोरियल ओरिजिन और नॉन आर्किस्पोरियल ओरिजिन क्या होता है, ये हम लोग एंथर डेवलपमेंट के टाइम पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंथर डेवलपमेंट ही होने वाला है। सो आफ्टर एपिडर्मिस द नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो लेयर है वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, और ये भी सिंगल सेल थिक लेयर ही है। एंथर डेवलपमेंट के टाइम पर इस लेयर में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, और इसकी सेल्स में कई सारे चेंजेस होने के बाद कि कुछ सेल्स में जो सेल की वॉल होती है उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। लाइक इसकी जो सेल्स हैं उनकी इनर और रेडियल वॉल पर फाइबर्स की थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से वो थिक हो जाती हैं।
साथ में इसकी सेल्स की रेडियल वॉल पर कैलोस बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहीं पर ये थिकनिंग एब्सेंट भी होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसकी सेल्स में अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। तो कहीं पर ये थिकनिंग एब्सेंट भी होती है, जहाँ पर ये कैलोस बैंड और ये फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट होती है उस जगह को हम बोलते हैं स्टोमियम। ध्यान रखना, वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर एंडोथीशियम में थिकनेस नहीं है और थिकनेस कम है, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड द स्टोमियम। और इसी स्टोमियम वाली जगह से मैच्योर एंथर में डिसेंस होता है, जहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। So simply the endothelium helps in the dehiscence of anther. The next thing is, yes, one more thing, एक चीज और आपको याद रखना है कि जो एंडोथीशियम है वो एक हाइग्रोस्कोपिक लेयर है। हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से ही इसमें डिसेंस होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मिडल लेयर। मिडल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है और लगभग 1 to 3 सेल्स तक होती है, मतलब 1 से लेके 3 सेल्स की लेयर्स इसमें होती हैं। इसका इम्पोर्टेंट वर्क होता है फूड स्टोरेज करने का, और ये फूड एंटर मैच्योरेशन के टाइम टेपिटम के थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर को पास कर दिया जाता है। मीन्स जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा उसके पास मिडल लेयर नहीं रहेगी। द नेक्स्ट लेयर ऑफ एंथर इज, और द लास्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेपिटम। So the tapetum is the innermost thick layer which act as the nutritive layer. कभी कभी ये नीट के क्वेश्चन में और आपके बोर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है which one is the nutritive layer in the anther wall. So आपको डायरेक्टली tapetum पर ही टिक करना है, क्योंकि मिडल लेयर फूड को स्टोर करती है बट फूड को पास करने का काम tapetum का ही होता है। तो the tapetum is the nutritive layer in the anther. ये डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है और मैच्योर एंथर में ये भी डिसअपियर ही होती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है कि इन सेल्स में स्पेशल टाइप की यूविस्क बॉडी प्रेजेंट होती हैं। दे आर कॉल्ड यूविस्क बॉडी। यूविस्क बॉडी पॉलन ग्रेन्स के वॉल का ऑर्नामेंटेशन करती हैं। इनसे स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस सेक्रीट होता है, और वो सब्सटेंस, अभी आगे हम पॉलन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो पॉलन के ऊपर जो एक्साइन लेयर होती है, ये एक्साइन लेयर को ऑर्नामेंट करने का वर्क करता है। सो द एंथर इज कंप्लीटली फॉर्म्ड ऑफ 4 लेयर: एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टैपेटम। एंथर का कंप्लीट स्ट्रक्चर डन। अब बात कर लेते हैं एंथर के डेवलपमेंट की। एंथर का जो डेवलपमेंट है वो फ्लावर डेवलपमेंट के टाइम पे एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स के होमोजेनस मास से होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको पता होगा, जो सेल्स प्लांट में एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं। क्लास 9th का ये पढ़ा हुआ आपका टॉपिक है, 11th में भी आपने इसको पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इन द प्लांट आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के होमोजेनस मास से एंथर का डेवलपमेंट इनिशिएट होता है। ये होमोजेनस मास एक एपिडर्मिस से सराउंडेड रहता है। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस आर्कीस्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता है, उसका मीनिंग अभी आप समझ जाएंगे। ये जो होमोजेनस मास है वो 4 आर्कीस्पोरियल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। आर्कीस्पोरियल सेल्स होमोजेनस मास ऑफ सेल से बनती हैं और एपिडर्मिस ऑलरेडी उसको कवर किए हुए है। सो सिंपली क्लियर हो गया कि ये जो हमारा एपिडर्मिस की लेयर है एंथर के ऊपर, वो आर्कीस्पोरियल ओरिजिन की नहीं है, मतलब वो उस होमोजेनस मास ऑफ सेल से न बन के ऑलरेडी उसको ऊपर से कवर कर रही थी। अब ये जो 4 आर्कीस्पोरियल सेल्स बनी हुई हैं, ये चारों डिवाइड होंगी और 2-2 सेल्स बनाएंगी। पहली सेल रहेगी प्राइमरी पैरिटल सेल एंड द नेक्स्ट सेल इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो हर एक कॉर्नर पर एक एक प्राइमरी पैरिटल सेल और एक एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन जाती है। द पैराइटल
cell or the primary parietal cell divides several times to form the anther wall, and the sporogenous cell divide a few times to form the PMC. PMC means pollen mother cell, or they are also called the microspore mother cell. So जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये स्पोरेंजिया में और पॉलन सेक के अंदर रहती हैं। उनको कवर करने के लिए जो 4 वॉल्स आपने अभी पढ़ी हैं वो चारों के चारों प्राइमरी पैरिटल सेल से बनती हैं। अब ये जो पॉलन मदर सेल हैं इनसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं मियोसिस डिवीजन के थ्रू, और पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो सिंपली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेट और pollen tetrate from the pollen mother cell or microspore mother cell through the meiosis cell division inside the pollen sac of anther is called microsporogenesis. Definition clear? So basically meiosis cell division के थ्रू एक डिप्लॉइड pollen mother cell से 4 हैप्लॉइड pollen का फॉर्मेशन होता है, और ये सारा काम कहाँ होता है? एंथर के पॉलन सेक के अंदर। स्टार्टिंग में ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अटैच रहते हैं और इसीलिए हम लोगों ने इसको पॉलन टेट्रेट बोला था। ये चारों कैलोज लेयर से अटैच होते हैं। कैलोज लेयर जैसे ही पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, ये कैलोज लेयर टैपेटम के थ्रू एक एंजाइम सेक्रेट होता है विच इज कॉल्ड कैलेज, उसके थ्रू डिसॉल्व कर दी जाती है, जिससे चारों के चारों जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। आपने कभी हिबिस्कस के फ्लावर को टच किया होगा, उसमें एक लंबी सी ट्यूब निकलती है। अगर आप उसको टच करोगे तो आपके हाथ पर या जिस भी सरफेस से आप उसको टच कर रहे हो उस सरफेस पर एक पाउडरी सा येलो कलर का सब्सटेंस आ जाता है। दैट सब्सटेंस इज पॉलन ग्रेन। वो सारा का सारा सब्सटेंस जो आपके हाथ पर आ जाता है येलो कलर का, वो पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। पॉलन ग्रेन्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन की। आपको फिगर दिख रहा होगा पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर का। इसमें सबसे ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एक्साइन। थोड़ी सी रिजिड लेयर होती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा रिजिड लेयर होती है, और अंदर की तरफ एक जो कवरिंग होती है जो इसके साइटोप्लाज्म को कवर करती है, दिस इज कॉल्ड इंटाइन। तो जो एक्साइन है वो थिक, रिजिड और ऑर्नामेंटेड लेयर होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टैपेटम की यूविक बॉडी से स्पोरोपोलेनिन का सेक्रेशन होता है, तो ये जो ऑर्नामेंटेशन है ये उसी का होता है। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है और साथ में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, मतलब इसको आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। एक्साइन के बाद पॉलन के साइटोप्लाज्म को कवर करते हुए एक थिन इलास्टिक सॉफ्ट लेयर होती है विच इज कॉल्ड इंटाइन। पॉलन ग्रेन के कंप्लीट स्ट्रक्चर पर कहीं कहीं इंटाइन के ऊपर एक्साइन एब्सेंट होती है या फिर बहुत थिन होती है, और इन्हीं थिन प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर से पॉलन जर्मिनेशन के टाइम पे जब पॉलन पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा सरफेस पे पहुंच जाएगा तो इन्हीं जर्म पोर्स के थ्रू वहां से निकलेगी जर्म ट्यूब जो आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी। तो उससे पहले पॉलन के जर्मिनेशन से पहले हम पढ़ लेते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो बेसिकली माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट्स इनसाइड द पॉलन ग्रेन। स्टार्टिंग में होता क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डॉटर सेल्स में अपने पेरेंटल सेल के इक्वल ही रहता है। तो एक अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होगा और उसके थ्रू 2 न्यूक्लियस बनेंगे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। बाद में साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये सेल्स बना लेंगे, और जो बड़ी सेल होगी उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल होगी उसको हम लोग बोलेंगे जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल डायरेक्टली
वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो ट्यूब न्यूक्लियस की तरह वर्क करने लगता है और पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो छोटी जनरेटिव सेल है उसमें फिर से माइटोसिस होता है और अब बनते हैं 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स। ये जो कंप्लीट 3 सेल स्टेज है मींस 1 लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, इट इज कॉल्ड द मैच्योर गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज को मैच्योर गैमेटोफाइट स्टेज बोलते हैं। एंथर जब डीसिस होता है तो 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज में ही एंथर का डीसेंस हो जाता है मींस वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल स्टेज में ही। पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा सरफेस पे पहुंचते हैं और फिर वहीं पर जनरेटिव सेल से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बट जो कुछ फैमिलीज हैं लाइक सीरियल फैमिलीज, पोएसी, वीट, राइस, मेज, इन प्लांट्स की जो फैमिली है इनमें ये जो 3 सेल स्टेज का मेल गैमेटोफाइट है और मैच्योर गैमेटोफाइट है, इसके बनने के बाद ही पॉलन लिबरेट होते हैं फ्रॉम द एंथर। सो आई होप कि ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंथर होता क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बनता कैसे है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं और फाइनली पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब पिस्टिल को। उसमें हम लोग पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, देन मेगा गैमेटोजेनेसिस। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।